स्वागत है आप सभी का स्ट्रीट लाइव में। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरुआत करते हैं बिहार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर प्रथम किस्त जारी की है। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अड़े मार्ग स्थित संकल्प से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत 3 लाख परिवारों को प्रथम किस्त के रूप में 1200 करोड़ रुपए की सहायता राशि का माउस क्लिक करके एक मुश्त हस्तांतरण किया है। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभुकों को कुल 1.20 लाख रुपए की सहायता राशि 3 किस्तों में आवास निर्माण की प्रगति के साथ दी जाएगी और योजना में 60% राशि केंद्र सरकार द्वारा एवं 40% राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इस प्रकार 40% अर्थात 48,000 रुपए की राशि राज्यांश के रूप में लाभुकों को दी जाएगी। बता दें कि इसके पहले 7 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 1.05 लाख लाभुकों को प्रथम किस्त की सहायता राशि का एक मुश्त भुगतान किया गया था। इस पर 420 करोड़ रुपए का व्यय भी हुआ था और आज के इस कार्यक्रम में 3 लाख लाभार्थियों को 40,000 रुपए की दर से प्रथम किस्त की राशि का एक मुश्त भुगतान किया गया है। इस पर कुल 1200 करोड़ रुपए का व्यय भी किया गया है और आगामी 100 दिनों में इन लाभुकों को द्वितीय और तृतीय किस्त के रूप में 80,000 रुपए की दर से भुगतान किया जाएगा। साथ ही इन लाभुकों को मनरेगा के माध्यम से 90 दिनों के अकुशल मजदूरी के रूप में 22,050 रुपये और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान से शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए की सहायता भी दी जाएगी। इस प्रकार प्रति लाभुक 1,54,050 रुपए दिए जाएंगे और इस प्रकार इस कार्यक्रम में लाभान्वित हुए 3 लाख लाभुकों को आगामी लगभग 100 दिनों में 4,621.50 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन परिवारों को इसका लाभ मिला है उन्हें बधाई देता हूं। आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए ग्रामीण विकास विभाग को भी बधाई देता हूं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को ठीक ढंग से क्रियान्वयन किया जाए ताकि लाभुकों को तुरंत लाभ मिले और लाभुकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। जन सुराज के मुख्य सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने नीतीश कुमार के बार बार राजनीतिक पाला बदलने और सत्ता से चिपके रहने की मानसिकता पर कटाक्ष किया है और कहा है कि नीतीश चाचा का हाल कुछ ऐसा है कि शरीर थक चुका है, दिमाग काम नहीं कर रहा, लेकिन कुर्सी नहीं जानी चाहिए। मोदी जी कुर्सी दे तो ठीक है, नहीं दे तो लालटेन से ही अपना काम चलाएंगे, क्योंकि चाचा को किसी भी तरह से कुर्सी चाहिए। इस विधानसभा चुनाव में सभी लोगों को संकल्प लेना है कि चाचा को ऐसा साफ करेंगे, ऐसा पोछा लगाएंगे कि चाचा ना तो लालटेन पर लटक पाएंगे और ना ही कमल पर बैठ पाएंगे। आगे प्रशांत किशोर ने कहा कि जितनी भी जदयू वाली सीटें हैं वहां खाता नहीं खुलना चाहिए। अगर जदयू को एक भी सीट मिल गई तो चाचा कहीं ना कहीं लटक ही जाएंगे। अगर जनता तीर पर बटन दबाती है तो अगले 5 वर्ष तक तीर बहुत चुभेगा। मोदी जी खाली लाडला कह दिए तो अगर आके कह दें कि अगला मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार होगा तो नीतीश कुमार कहेगा पूरा बिहार बेच देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमको बैठा दो बस यहाँ पर। चचा का हालत ये है कि शरीर थक गया है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन कुर्सी नहीं जाना चाहिए, कुर्सी न जाना चाहिए। मोदी जी दे तो ठीक है, ना तो ललटेन से ही जलाएंगे, अपना काम चलाएंगे, किसी भी तरह से कुर्सी चाहिए जरूर। तो इस बार संकल्प लीजिए, चचा को हम लोग ऐसा साफ करेंगे, ऐसा पोछा लगाएंगे कि किसी से न ललटेन पर लटक पाएंगे न कमल पर के फूल पर बैठ पाएंगे। बिहार के मुंगेर में सैकड़ों युवाओं ने रन फॉर सेल्फ में हिस्सा लिया है। आपको बता दें कि पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे फाउंडेशन के तत्वाधान में जमालपुर जुबली वेल से शिवदीप लांडे के नेतृत्व में सैकड़ों युवा रन फॉर सेल्फ में भाग लिए और वे दौड़ते हुए जमालपुर से 9 किलोमीटर दूर मुंगेर के पोलो मैदान में पहुंचे। इस दौरान पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे ने कहा कि युवाओं में बदलाव के लिए यह दौड़ है।
पूरे बिहार में इस तरह का आयोजन होगा। दरअसल इस्तीफा देने के बाद पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे ने अपने बनाए शिवदीप लांडे फाउंडेशन के तत्वाधान में युवाओं के लिए कार्य करना शुरू कर दिया है और इसकी शुरुआत उन्होंने मुंगेर से की है। क्योंकि उन्होंने मुंगेर जिले से अपने आईपीएस करियर की शुरुआत की थी, उन्हें सबसे पहले ट्रेनिंग के लिए मुंगेर ही भेजा गया था। मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले 2006 बैच के आईपीएस शिवदीप लांडे के कम ही समय में अपनी एक अलग सिंघम और सुपर कॉप टाइप इमेज की वजह से युवाओं के बीच काफ़ी पॉपुलर हो गए थे। जब उन्होंने आईपीएस पद से इस्तीफा दिया तो काफ़ी चर्चा उनके साथ जुड़ गई कि क्या वे राजनीति की ओर अब रुख करेंगे। लेकिन इस तरह के सारे कयासों को उन्होंने विराम लगा दिया है और अपने फाउंडेशन के तहत युवाओं में बदलाव लाने को लेकर वो काम करने में लगे हुए हैं। हालांकि अभी भी उन्होंने अपने करियर को लेकर बहुत सारी बातों को सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन वे मुंगेर पहुंचकर रन फॉर सेल्फ का आयोजन कर युवाओं के बीच कार्य करते हुए देखे जा रहे हैं। मुंगेर में प्रधानमंत्री का एक ही नारा, दवाई बिना न कोई बिछड़े हमारा के स्लोगन के साथ मुंगेर में जन औषधि सप्ताह के शुभारंभ हुआ है। इस दौरान संस्था किलकारी के बच्चों और एनसीसी कैडेट्स ने जागरूकता प्रभात फेरी निकाली है। लोगों को जन औषधि से उच्च कोटि के गुणवत्ता युक्त 50 से 80% तक सस्ती दवाई खरीदने को लेकर जागरूक किया गया है। यह रैली सदर अस्पताल परिसर स्थित जन औषधि से शुरू की गई थी। जन औषधि के पटना हेड सहित स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों ने दीप प्रज्वलन कर और हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया है। इस रैली में किलकारी के बच्चे और एनसीसी कैडेट्स ने भाग लिया है। रैली जन औषधि के विभिन्न नारों के साथ शहर का भ्रमण कर वापस जन औषधि केंद्र पहुंची है, जहां इस रैली का समापन किया गया है। जन औषधि का एक ही उद्देश्य है कि हर गरीब तक सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां पहुंच सके। अभी बिहार में 750 जन औषधि केंद्र है और जन औषधि दिवस 7 मार्च को जन औषधि के 200 केंद्रों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसमें बिहार में 16 नए केंद्र शामिल होंगे और 1 से लेकर 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है और प्रत्येक दिन अलग अलग कार्यक्रम इसमें किए जा रहे हैं। बात करेंगे झारखंड की। बाबूलाल मरांडी का एक बयान सामने आया है। आपको बता दें कि बोकारो में ये बाबूलाल मरांडी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जल्द ही नेता प्रतिपक्ष समेत संगठन का विस्तार होगा। इसको लेकर पार्टी में मंत्रणा जारी है। वे बोकारो में आए मजदूर यूनियन के कार्यक्रम में भाग लेने के बाद पत्रकारों के सवाल के जवाब में ये बातें बोलने लगे। बोकारो इस्पात कर्मचारी संघ का कार्यकर्ता सम्मेलन नगर के सिटी पार्क में आयोजन किया गया था। इस समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मौके पर पहुंचे थे। इस दौरान बोकारो भाजपा के पूर्व विधायक बिरंची नारायण सहित पार्टी और यूनियन के नेता भी मौजूद रहे। इस अवसर पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ होते हैं। उन्होंने बोकारो स्टील प्लांट में काम कर रहे मजदूरों के सवाल पर कहा कि उनकी कई सारी समस्या है, चाहे संगठित मजदूर हो या फिर असंगठित मजदूर, कई सारी समस्याएं हैं। उनके निराकरण के लिए इस तरह के आयोजन में रेजोल्यूशन पास होता है, जिसे इस्पात मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के पास रखा जाता है और इसका निराकरण भी किया जाता है। पार्टी में नेता प्रतिपक्ष और संगठन के विस्तार के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी इस पर विचार कर रही है और बहुत जल्द ही सारी चीजें सामने आ जाएंगी। इसमें हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, पार्टी उचित समय पर फैसला करेगी। साल में जुड़ते हैं और जब एकत्रित होते हैं तो स्वाभाविक है कि समूह में खाएंगे भी और जितने मजदूरों की जो समस्या है, चाहे संगठित क्षेत्र हो चाहे असंगठित क्षेत्र हो, उन समस्याओं के बारे में चर्चा भी करते हैं और चर्चा ही नहीं बल्कि उसका रेजोल्यूशन भी पास करते हैं और फिर प्रबंधन से और फिर सरकार से जो भी उसमें विषय रहता है उससे डिमांड भी रखते हैं, क्योंकि मजदूर काम करते हैं और उनकी जो समस्याएं हैं फिर उनका समाधान तो होना ही चाहिए। और उसके लिए टीओसीसी से जो तिवारी जी खुद आए हैं महामंत्री, जो राष्ट्रीय स्तर पर काम देखते हैं,
ताकि उन समस्याओं को लेकर के चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय हो या श्रम मंत्रालय हो। बोकारो में कांग्रेस की मीटिंग उस समय हंगामे की भेंट चढ़ गई जब बैठने के लिए मंत्रियों को कुर्सियां तक नहीं मिली। इसको लेकर वरिष्ठ नेताओं के बीच जमकर तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है। 7 मार्च को झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू बोकारो दौरे पर आने वाले हैं। उनके आगमन से पहले संगठन की मजबूती को लेकर पार्टी ने बैठक बुलाई थी, लेकिन यह बैठक कुर्सी विवाद बैठक में तब्दील हो गई। पार्टी के कई पुराने नेता इस घटना से नाखुश दिखे और इसे कांग्रेस संगठन की कमजोरी बताया। यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस की बैठकों में अनुशासनहीनता देखने को मिली है। बैठक के दौरान कुछ वरिष्ठ नेताओं ने आरोप भी लगाए हैं कि उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया गया और बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिली। इस पर पार्टी के अन्य सदस्यों से उनकी गर्मागर्म बहस भी शुरू हो गई और हालांकि जिला अध्यक्ष उमेश गुप्ता ने किसी भी बड़े विवाद से इनकार किया है और इसे पारिवारिक मामला करार दिया है। वैसे एक बार फिर बोकारो में कांग्रेस पार्टी के बीच ये गुटबाजी सामने आ रही है। बोकारो में इस्पात कामगारों के बीच में एक यूनियन स्ट्राइक देखने को मिली है। आपको बता दें, इस्पात कामगार यूनियन के बैनर तले आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मियों का सामूहिक हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रहा। बता दें कि आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मी न्यूनतम वेतन भुगतान, पीछे का बकाया भुगतान और समय पर हर महीने का भुगतान करने, पीएफ और ईएसआई में कटौती को लेकर अपनी मांगों पर डटे हैं। उन्होंने कहा कि 7 साल से हमें न्यूनतम मजदूरी नहीं मिली है, 4 महीने से पेमेंट नहीं मिला है, ना बोनस मिला है, ना पीएफ मिला है और ना ही ईएसआई अब तक मिली है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हमारी हड़ताल अनिश्चित काल तक जारी रहेगी। धनबाद में एक मकान में एक रहस्यमयी घटना सामने आई है। आपको बता दें कि शहर के हीरापुर मास्टर पाड़ा कॉलोनी में जहां आसपास ना तो कोयले की खदान है और ना कोई ज्वलनशील पदार्थ, इसके बावजूद घनी आबादी के बीच बने 2 मंजिला मकान में पिछले 4 दिनों से लगातार किसी कोने में आग लग रही है। पहली घटना 27 फरवरी को हुई थी। इसके बाद से रोज घर में कहीं ना कहीं आग लगने की घटना सामने आती है। इससे पूरा परिवार दहशत में जी रहा है और परेशान दिख रहा है, लेकिन आग कैसे लग रही है इसका कोई अता पता नहीं चल पा रहा है। इस घर में अंशुमान चौधरी अपने पिता दिलीप चौधरी, मां कृष्णा चौधरी और पत्नी सुष्मिता चौधरी और बेटी श्रेया चौधरी के साथ रहते हैं। उन्होंने कहा 27 फरवरी की सुबह अटैची में आग लग गई। घर के लोगों ने इसे मामूली घटना समझा, लेकिन शाम में इन्वर्टर की बैटरी फटने से फिर आग लग गई। फिर 28 फरवरी को घर बंद कर परिवार के लोग बाहर गए थे और लौटे तो मैट्रेस भी जलकर खाक था और कमरा धुएं से भरा हुआ था। पूरा कमरा काला पड़ गया था, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं जला। इसके बाद कभी कपड़े, कभी कैलेंडर तो कभी अन्य सामानों में आग लग रही है। उन्होंने बताया कि पहले फर्श गर्म होता है, फिर किसी कोने में कुछ जलने लगता है। इस संबंध में उन्होंने डीसी को भी आवेदन दिया है। अंशुमान ने कहा कि आग लगने से पहले फर्श गर्म होती है, इससे एहसास हो जाता है कि कहीं आग लगने वाली है। डीसी से शिकायत करने के बाद रविवार रात करीब 8:40 पर अग्निशमन अधिकारी लक्ष्मण प्रसाद घटना की जांच करने पहुंचे। वे जांच कर ही रहे थे कि उनके सामने कपड़ों में अचानक से आग लग गई। वे खुद कुछ समझ नहीं पाए। छानबीन की गई तो कोई कारण नजर नहीं आया। उन्होंने कहा कि घटना की जांच के लिए वे आपदा प्रबंधन विभाग को लिखेंगे। जांच के बिना कुछ कहना संभव नहीं है। रुक करते हैं महाराष्ट्र का। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी द्वारा औरंगजेब को अच्छा शासक बताए जाने पर विवाद खड़ा हो चुका है। उनके इस बयान के खिलाफ शिवसेना ने आक्रामक रुख अपनाते हुए उल्लासनगर में विरोध प्रदर्शन किया और शिव सैनिकों ने कैंप 4 ओटी चौक पर अबू आजमी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज कराने की मांग की है। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उल्लासनगर पुलिस थाने में एक ज्ञापन सौंपकर अबू आजमी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग भी की है। शिव सैनिकों ने चेतावनी दी है कि अगर अबू आजमी महाराष्ट्र में औरंगजेब का समर्थन करते रहे तो उन्हें यहाँ घूमने नहीं दिया जाएगा। शिवसेना नेता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि अबू आजमी का यह बयान देश विरोधी है। औरंगजेब जैसे क्रूर शासक का समर्थन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। हम उनकी इस मानसिकता का कड़ा विरोध करते हैं। महिला शिव सैनिकों ने कहा कि अबू आजमी अगर औरंगजेब का समर्थन करते हैं तो हम उन्हें महाराष्ट्र में घुसने नहीं देंगे। हम किसी भी कीमत पर इस तरह के बयानों को बर्दाश्त नहीं करेंगे।
शहर में इस मुद्दे को लेकर तनाव का माहौल बना हुआ है और शिवसेना कार्यकर्ताओं ने साफ कहा है कि इस मामले को वे हल्के में नहीं लेंगे और अबू आजमी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग जारी रखेंगे। बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के भिंड में स्वर्गीय रघुवीर सिंह कुशवाहा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जन्म दिवस पर नगर पालिका के चौथे नगर गौरव दिवस का आयोजन विधायक भिंड नरेंद्र सिंह कुशवाहा के मुख्य आतिथ्य और नगर पालिका परिषद भिंड अध्यक्ष वर्षा वाल्मीकि की अध्यक्षता में गौरी सरोवर किनारे आयोजित किया गया। इस दौरान कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव, सीएमओ यशवंत वर्मा, नगर पालिका उपाध्यक्ष भानु भदौरिया, पार्षदगण सहित अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधिगण और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने स्वर्गीय रघुवीर सिंह कुशवाहा को याद किया और इस मौके पर स्वर्गीय रघुवीर सिंह कुशवाहा के परिजन, वीर नारियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों के परिजनों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में कलाकारों के द्वारा देशभक्ति के गीतों की प्रस्तुति भी की गई। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में किसानों द्वारा चक्का जाम करने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नर्मदापुरम इटारसी नर्मदापुरम NH 69 मार्ग पर जिले की इटारसी कृषि उपज मंडी के गेट के सामने सैकड़ों किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क पर खड़ा कर चक्का जाम कर दिया। किसानों ने 1 घंटे तक सड़क पर चक्का जाम रखा है और सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। किसानों का आरोप है कि मंडी प्रशासन धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को मंडी में अंदर नहीं जाने दे रहा है। किसानों के जाम की सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस दल मंडी गेट पर तैनात हो गया। इस दौरान किसानों ने मंडी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। किसानों ने कहा है कि जब तक धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को मंडी के अंदर नहीं लिया जाता है तब तक किसानों का चक्का जाम जारी रहेगा और प्रशासन के समझाने के बाद भी किसानों ने चक्का जाम अब हटा दिया है। रुक करेंगे पंजाब का। ब्रिटिश नागरिक जगतार सिंह जौहल की मोगा की अदालत ने हत्या के एक मामले में बरी कर दिया है। यह मामला टारगेट किलिंग से जुड़ा हुआ है। जौहल के वकील जसपाल सिंह मंजपुर ने बताया कि यह मामला 2016 का है, जिसमें गुरदीप सिंह के हत्या के मामले में जांच की जा रही थी। जांच के दौरान जम्मू कश्मीर के एक युवक त्रिलोक सिंह लाडी को रिमांड पर लिया गया और एक FIR में हथियारों की बरामदगी भी दिखाई गई। बाद में लाडी के संबंध में यूके में रहने वाले दिलजीत सिंह जिमी को भी नामजद किया गया। 2017 में जिमी की गिरफ्तारी के बाद जगतार सिंह जौहल और अन्य लोगों को भी इस मामले में नामजद किया गया है। अदालत ने 4 मार्च 2025 को फैसला सुनाया, जिसमें जगतार सिंह जौहल को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है। हालांकि इस मामले में 3 लोगों को दोषी ठहराया गया है, लेकिन उन्हें भी हाई कोर्ट में अपील करने की अनुमति दी गई है क्योंकि अदालत में पर्याप्त सबूत पेश नहीं किए गए थे। जौहल पर अभी भी 8 अन्य मामले लंबित हैं, जिनमें से एक में उन्हें जमानत मिल चुकी है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। रायपुर में ईडी के खिलाफ अब कांग्रेस का धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ईडी की कार्यप्रणाली के विरोध में ईडी द्वारा कांग्रेस के दफ्तर में नोटिस भेजने और कांग्रेस के महामंत्री मलकीत सिंह गैद को जबरिया घंटों ईडी ऑफिस में बैठाने के विरोध में कांग्रेस ने ईडी के ऑफिस के सामने धरना दिया। धरने में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, AICC महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सह प्रभारी जरिता लेतफलांग, विजय जांगीड़ की उपस्थिति में धरना संपन्न हुआ है। धरने को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार राजनीतिक दल के दफ्तर पर सेंट्रल एजेंसी आती है और आकर कहती है कि आपके नाम से नोटिस आया है, यानी सम्मन आया है। ईडी के द्वारा भेजे गए सम्मन के आधार पर जानकारी देने गए कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू को जबरिया ईडी ऑफिस में घंटों तक बैठाया जाना बेहद ही आपत्तिजनक है। ईडी ने भाजपा के इशारे पर
कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी को अनावश्यक घंटों बैठाए रखा था। ईडी भाजपा के अनुषांगिक संगठन की भांति काम कर रही है, जो सर्वथा अस्वीकार्य है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि ईडी राजीव भवन तक आ गई थी। डबल इंजन की सरकार में ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। भाजपा के इशारे पर ईडी कार्यवाही कर रही है। डबल इंजन की सरकार में विपक्ष के यहाँ छापा मारा जाता है। भाजपा की सरकार सूची बनाकर ईडी को देती है और छापा मारने का आदेश देती है। विपक्ष को परेशान करने के लिए भाजपा ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करती है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ईडी वही जाती है जहां उनके आका निर्देश देते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार जहां हुआ वहां ईडी नहीं जाती है। ईडी तो सिर्फ विपक्षी दलों को परेशान करने के लिए आती है, क्योंकि उनको ऊपर से आदेश मिलता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा कभी ईडी का, कभी स्थानीय पुलिस की जासूसी के माध्यम से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं को डराने का प्रयास किया जा रहा है। मैं समझता हूं बिल्कुल भी लोकतंत्र में इसके लिए कोई स्थान नहीं है। और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए, मुद्दों से भटकाने के लिए देश के इतिहास में पहली बार एक सेंट्रल एजेंसी कांग्रेस कार्यालय के दफ्तर में आती है, विपक्षी राजनीतिक दल के दफ्तर में आती है और नोटिस दिया जाता है। हमने कहा अगर नोटिस आया है हम उसका फेस करेंगे और हर सवालों का जवाब हम देंगे और सहयोग भी करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी दबाव डालना, डराना, धमकाना, कांग्रेस जिस तरह से हम लोगों ने जवाब पेश किए उससे अलग सवालें पूछना क्या दर्शाता है? इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।